हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सची वाजपेयी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल nursingfuture.in। और आज हम अपने यूट्यूब चैनल के साथ साथ हम हैं अपनी वेबसाइट के पेज पे nursingfuture.in पर। और आज हम देख रहे हैं कि ईएसआई के जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे उसमें से 2019 में जो 26 फरवरी को हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। उस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हम एक दो सीरीज करके सारे क्वेश्चन इसमें देखेंगे, पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आज हम कुछ क्वेश्चन हमने इसमें डाले हैं जिनको आप जाके पढ़ भी सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगर आपको जो पढ़ना पसंद हो तो वेबसाइट पे आके पढ़ सकते हैं, अगर आपको सुनना पसंद है तो आप इसे सुन के कुछ नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। नहीं तो कंटेंट आपको हमने अपने वेबसाइट पर प्रोवाइड किया है, आप कभी भी आके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपके लिए वेबसाइट हमेशा उपलब्ध रहती है, आप कभी भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आपने हमारे अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने और कंटेंट ढूंढने का मन करता है। और अपने आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, इसके नोटिफिकेशन के बेल को ऑन करके रखिए जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं हम वो 26 फरवरी 2019 के ईएसआई के पेपर में। आज हम लोग कुछ 25-30 क्वेश्चंस देखेंगे और डेली हम लोग इसी में से कुछ क्वेश्चंस देखते रहेंगे। आप इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उससे रिडायरेक्ट होकर यहाँ पे डायरेक्ट आ पाएंगे। तो उस एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बियरिंग ए सीट बेल्ट, सेफ्टी हेलमेट एंड अदर सेफ्टी इक्विपमेंट आर एग्जाम्पल फॉर। कि जो सीट बेल्ट पहनना और सेफ्टी हेलमेट लगाना, ये सारे सेफ्टी इक्विपमेंट तैयार करना, ये किसका एग्जाम्पल था? तो ऑप्शन में दिया गया था सेकेंडरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर, प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर, टर्सरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर या हॉलिस्टिक हेल्थ केयर मॉडल। तो आपको हमने आसान करने के लिए इसको हमने अलग अलग कलर से कर दिया है। जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो रेड कलर के हैं, जो आंसर हैं ग्रीन कलर के। तो आप इनको बहुत आराम से देख सकते हैं, आप समझ भी पाएंगे। तो यहाँ का जो इस तरह के जो सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं वो प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर में आते हैं, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो हम पहले से अगर प्रिकॉशन लेते हैं तो ये हमारी प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर में आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में उसमें पूछा गया था कि नर्स यूज़ द नर्सिंग प्रोसेस एज ए मेथड ऑफ। नर्सिंग प्रोसेस के मेथड को कैसे यूज़ द नर्सिंग प्रोसेस एज ए मेथड ऑफ। जो नर्स है नर्सिंग प्रोसेस को किस मेथड से यूज करती है? तो इसके ऑप्शन में दिया गया है मीटिंग ए लीगल रिक्वायरमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग, मीटिंग पब्लिक एक्सपेक्टेशन ऑफ नर्सेस, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड डिलीवरिंग पेशेंट केयर, कम्युनिकेशन विद पेशेंट एंड फैमिलीज। तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिलीवरिंग पेशेंट केयर। पहले प्लान करेगी, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेगी, फिर वो पेशेंट को केयर डिलीवर करेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट प्रमोट ट्रस्ट इन द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। मतलब इनमें से कौन सा है जो एनपीआर मतलब नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को प्रमोट नहीं करते, उसमें ट्रस्ट नहीं बिल्ड होने देते? तो मेंटेनिंग कॉन्फिडेंसली, अगर हम किसी की कॉन्फिडेंशियलिटीज़ को मेंटेन करते हैं तो ये हमारे ट्रस्ट की बात है, हम उसको ट्रस्ट की फीलिंग दे रहे हैं। और फुलफिलिंग प्रोमिसेस, अगर हम किसी को किया गया प्रॉमिस पूरा करते हैं तो ये भी ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं। रिटर्निंग एट द स्टेटेड टाइम, और जिस स्टेटेड टाइम के लिए किसी को बोला है उसी पे अगर रिटर्न करते हैं। एग्जामिनिंग अ वुंड विदाउट प्रोवाइडिंग प्राइवेसी, अगर हम किसी को कोई केयर देते हैं और उसको हम प्राइवेसी प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ये एक फैक्टर है कि हम पेशेंट के साथ ट्रस्ट नहीं बिल्ड करने का कोई सीक्वेंस बना रहे हैं। इससे पेशेंट हम पे ट्रस्ट नहीं करेगा, भले ही वो कुछ कह नहीं सकता लेकिन उसको अच्छा फील नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द ट्रेडिशनल सोर्स ओरिएंटेड नरेटिव टाइप ऑफ चार्टिंग इज करेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एक्सेप्ट द। कि कोई एक ऐसे ट्रेडिशनल सोर्स ओरिएंटेड है जिसमें हम नरेटिव टाइप की चार्टिंग करते हैं, वो किसको
जो चार्टिंग करते हैं वो किस फॉर्म में होती है, किसको छोड़ के, तो डॉक्टर प्रोग्रेस शीट। तो इसमें भी हम कुछ चार्टिंग करते हैं जो कि पेशेंट से ओरिएंटेड होती है, पेशेंट की कंडीशन से ओरिएंटेड होती है। डेटाबेस फॉर्म, तो हम इसमें पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट के डेटाज फिल करते हैं। ये भी एक हिस्ट्री टेकिंग का ही हो गया है। जो भी ट्रेडिशनल पेशेंट ओरिएंटेड सोर्स था उसका था। और हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, तो ये भी उसमें सीट में ही आते हैं। लेबोरेटरी सीट का काम हम लोगों को नहीं रहता है, इसलिए ये वाला आंसर यहाँ पे सही नहीं है। ये वाला आंसर सही है, लेकिन ये पेशेंट ओरिएंट ट्रेडिशनल सोर्स ओरिएंटेड नरेटिव टाइप चार्टिंग सीट से मैच नहीं कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ए क्लिनिकल साइन दैट अ पेशेंट इज क्लोज डेथ वुड बी। ऐसा कौन सा क्लिनिकल साइन है जो पेशेंट डेथ के क्लोज में है, ऐसा इंडिकेट करता है। नोजिया दैट अकर आफ्टर मील, कि खाना खाने के बाद नोजिया नॉर्मली किसी को भी हो सकता है। पेन दैट इज वेल कंट्रोल्ड विद स्मॉल डोज ऑफ मॉर्फिन, कि किसी को ऐसा दर्द हो रहा है जो मॉर्फिन की स्मॉल डोज से ही कंट्रोल हो जाए, तो ये भी कोई सीरियसनेस का सिम्टम नहीं है। इंक्रीजिंग बीपी पल्स रेस्पिरेशन, तो इंक्रीजिंग बीपी पल्स रेस्पिरेशन कभी कभी एग्जर्शन की कंडीशन में भी हो जाता है। कोई हमारी जब फिजिकल एक्टिविटी चेंज होती है तो ये सिम्टम देखे जाते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है, पीरियड ऑफ अपनिया एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन। अपनिया मतलब सांस का ना आना, अगर बहुत देर तक सांस नहीं आती या हमारा जो रेस्पिरेशन है वो इरेगुलर में है, तो ये नियर डेथ का साइन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हेन डेंजलिंग द पेशेंट एट द बेड साइड मॉनिटर फॉर, अगर पेशेंट को बेड साइड में ऐसे रखा गया है किसी इक्विपमेंट पे, तो उसमें किसके लिए मॉनिटर करना है, तो विजुअल फील्ड डिस्टर्बेंस एंड डिजीनेस, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन एंड डिजीनेस, फीवर फ्रॉम एक्सटेंशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस है। ये आर्थोस्टैटिक क्या है, तो हमने यहाँ कुछ ही शब्दों में डिस्क्राइब किया है। जो आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है उसको पोस्चरल हाइपोटेंशन भी कहते हैं, और ये लो ब्लड प्रेशर कॉज करता है जब हम बैठे से या लेटे से सडन खड़े होते हैं। पर ये कंडीशन जब हम लेटे हैं या बैठे हैं उससे हम अचानक खड़े होंगे तो ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कॉज करेगा, और इससे बहुत ही वीकनेस और डिजीनेस फील होती है। कभी कभी बेहोशी सी भी हो जाती है, कभी कभी पेशेंट फेंटिंग भी कॉज कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोटेक्टिव डिवाइस इज अप्लाइड स्मूथली, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग वुड यू बी कंसर्न्ड अबाउट, कि अगर आपने कोई प्रोटेक्टिव डिवाइस पेशेंट के लिए अप्लाई की है तो आप किस फाइंडिंग के लिए कंसर्न करोगे, किस फाइंडिंग के लिए आप चिंतित रहोगे, क्या देखोगे। तो क्विक कैपिलरी रिफिल ऑफ द नेलवेट, स्किन दैट इज वार्म एंड पिंक, एबिलिटी मूव फिंगर एंड टो। तो ये क्विक कैपिलरी रिफिल और नेल वेड का है, तो ये तो नॉर्मल साइन है और गुड साइन है। स्किन जो वार्म भी है और पिंक भी है, ये भी गुड साइन है। अगर हम फिंगर का अपने टो का मूवमेंट कर पा रहे हैं तो ये भी ये गुड साइन है। लेकिन यहाँ पे पैलर ऑफ द नेल वेड में अगर पैलर हो जाए, पीलापन हो जाए, इसके मतलब है जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरी बॉडी में प्रॉपर नहीं हो रहा है, ये एक डेंजर साइन है, तो हम इसके लिए कंसर्न करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द पर्सन हु बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ विद लिटिल एक्सर्शन सच एज व्हेन ईटिंग ए मील हैज़ व्हाट काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी कंडीशन, कि अगर किसी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है छोटी छोटी सी फिजिकल एक्टिविटीज़ में, जैसे उसने खाना खाया है या 2-4 कदम चला है या 2-4 स्टेप सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, ऐसे छोटे छोटे डेली के काम में अगर पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो, एक्सर्शन सा फील होने लगे, तो उसको हम यहाँ पे डिज्निया कहेंगे। जो स्ट्राइडर होता है वो बहुत घर्राटे आते हैं, जो घर्राटे से आते हैं उसको बोलते हैं। और हाइपर वेंटिलेशन मतलब बहुत ही हाइपर रेस्पिरेटरी रेट हो जाती है, उसको बोलते हैं। और चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन, जब एक स्ट्रोक जैसा हो जाता है उसको हम वो ये भी बहुत ही डेंजर साइन है रेस्पिरेटरी में। तो जो छोटे छोटे एग्जर्शन से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है उसको डिज्निया कहते हैं।
तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन देखते हैं उससे हमें एक हेल्प मिलती है, हमारा माइंड मेकअप होता है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो यही क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा फिरा के भी दिए जाए तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और जब भी हम किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कितने भी याद करते रहें, अभी याद करेंगे, कुछ ही घंटों में, 2-4 दिन में, 8-10 दिन में या दूसरे एग्ज़ाम तक भूल जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी होता है कि हमने जिस क्वेश्चन को पढ़ा है उसकी इमेज, उसका पिक्चर, उसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी या कुछ भी उसका स्ट्रक्चर हमारे माइंड में क्लियर नहीं हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन के लिए हमें और रिसर्च करनी चाहिए और उसके लिए ढूंढना चाहिए। हो सकता है कि यही एक क्वेश्चन हमने जो तैयार किया है उससे हमारे 10-15 क्वेश्चन और तैयार हों और वो कई सारे एग्जाम में हमें हमसे बार बार पूछे जाते हों। तो कभी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये सोच के मत रहिए कि यही क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे जो मल्टीपल चॉइस के जो ऑप्शन दिए रहते हैं, क्या पता ये ऑप्शन भी चेंज हो जाएं और क्या पता ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ये भी चेंज हो जाए, इसको घुमा के किसी भी तरह से पूछ दिया जाता है। इसलिए हम जो भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अगर उस क्वेश्चन के आसपास जो भी सराउंडिंग में उसकी नीड्स हैं, उसकी डेफिनेशन है, साइन सिम्टम है, कॉजेज है, पैथोफिजियोलॉजी है, उसके इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनकी नॉर्मल वैल्यूज हैं, वो सब अगर क्लियर नहीं है तो ज़रूर हमें नोट्स बना के उन सबको एक प्रॉपर स्टाइल में रखना चाहिए, जिससे हमें एक क्वेश्चन और उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज हमारे हमेशा के लिए क्लियर रहें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया है कि व्हेन ए पल्स रेट इज इरेगुलर इट इज बेस्ट टू काउंट द, अगर किसी पेशेंट की जो पल्स रेट है वो इरेगुलर है तो सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या है उसको काउंट करने का। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कि एपिकल पल्स रेट फॉर अ फुल मिनट, एपिकल पल्स रेट फॉर 30 मिनट, रेडियल पल्स फॉर 30 सेकेंड, रेडियल पल्स फॉर अ फुल मिनट। कि अगर किसी की पल्स इरेगुलर है तो हम मेरे लिए सबसे अच्छा तरीका रहेगा, पेशेंट के लिए भी सबसे अच्छा तरीका रहेगा कि उसकी पल्स को मेजर किया जाए, एपिकल पल्स को पूरे 1 मिनट तक चेक किया जाए या 30 मिनट तक किया जाए, या रेडियल पल्स को 30 मिनट तक किया जाए, या रेडियल पल्स को पूरे 1 मिनट तक काउंट किया जाए। तो सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि एपिकल पल्स को पूरे 1 मिनट तक काउंट किया जाए। उसके साथ ही हमने आपको यहाँ पे कुछ एक इमेज बना के दी है, आप इसमें देख सकते हैं कि जो पल्स साइट हैं, तो आप देख सकते हैं ये जो पल्स साइट है, पल्स की 3 यहाँ पे साइड दी गई है, रेडियल, टेम्पोरल, कैरोटिड, एपिकल, रेडियल पल्स, ब्रेकियल पल्स, फीमोरल पल्स, पॉप्लिटियर पल्स, पोस्टीरियर, टिबियल, डॉर्सलिस। इनको एक बार इमेज पूरा अपना क्लियर कर लेना कि पल्स कहाँ कहाँ से ली जाती है और कौन कौन सी साइड किस जगह पे होती है। तो टेम्पोरल, कैरोटिड, एपिकल पल्स यहाँ पे चेस्ट पे है तो लगा के कंटिन्यू 1 मिनट तक जो पल्स वॉच की जाती है वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक तरीका होता है। और तब तो बहुत ज़रूरी हो जाता है जब पेशेंट की जो पल्स है वो इरेगुलर हो रही हो। और उसके ही साथ जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको पूछा जाता है न्यू बॉर्न बेबी की हार्ट बीट काउंट करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो न्यू बॉर्न की हार्ट बीट और पल्स रेट काउंट करने का भी सबसे अच्छा तरीका एपिकल पल्स को काउंट करना है। तो ये भी क्वेश्चन में एमसीक्यूज में बहुत आता है, तो आप इसको भी नोट करके रखिएगा कि जो न्यू बॉर्न में पल्स रेट या हार्ट रेट को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है वो एपिकल हार्ट रेट है, एपिकल साइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टू प्रॉपरली स्टेज अ प्रेशर अल्सर, कि प्रॉपर अल्सर की जो यहाँ पे जो आपको ये समझ ना आ रहा हो, जैसे प्रॉपरली स्टेज है तो क्वेश्चन पेपर में जिस तरह का सेंटेंस दिया गया था तो हमने उसी तरह का किया है, लेकिन आप अपनी भाषा में इसको ज़रूर समझ लीजिए। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रेशर अल्सर को प्रॉपरली मैनेज करने का सबसे अच्छा इसमें तरीका क्या है। तो ये जितने भी तरीके दिए गए हैं कि ईस्चर मस्ट बी रिमूव्ड, द पेशेंट मस्ट बी सुपाइन, नेचर लाइट मस्ट बी यूज्ड, द स्किन मस्ट बी कम्प्लीटली ड्राई। तो यहाँ पे जो दिया गया है, इन्होंने दिया है कि ईस्चर मस्ट बी रिमूव्ड, इसका मतलब होता है कि जो अल्सर होता है, जो
जो भी प्रेशर सोर हुआ है, प्रेशर अल्सर हुआ है, उसके आसपास की जो नेक्रोस्ड स्किन है, नेक्रोस्ड एरिया है, उसको ज़रूर, जो स्किन डेड हो गई है उसको ज़रूर निकाल देना चाहिए, जिससे नई स्किन को ग्रो करने के लिए जगह मिले और ब्लड सर्कुलेशन भी हो, वो ग्रो हो पाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द पेशेंट हु हैज़ एन अप्रोप्रिएट अपॉइंटमेंट फॉर ए पेसमेकर शुड हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, कि अगर किसी पेशेंट को एक अपॉइंटमेंट दिया गया है पेसमेकर के लिए तो उसको क्या इंस्ट्रक्शन देने चाहिए। तो दैट द प्रोसीजर टेक अबाउट 45 मिनट, क्या पेशेंट को ये बोलना चाहिए कि आपका प्रोसीजर 45 मिनट का समय लेगा, या फिर नॉट टू डच और यूज वेजाइनल मेडिकेशन बिफोर द टेस्ट। फिर नेक्स्ट में पूछा गया है, टू ब्रिंग सैनिटरी पैड बिकॉज मॉडरेट ब्लीडिंग में अकर, दैट सी विल नो द रिजल्ट बिफोर लीविंग द ऑफिस। तो यहाँ पे ये जो दो क्वेश्चन हैं, ऐसे तो लगभग अगर बिहेवियर और पैटर्न से देखा जाए तो चारों ही सही हैं। सॉरी, बिहेवियर पैटर्न से देखा जाए तो चारों ही सही है कि 45 मिनट ओटी में जाना है, इंट्रा के ये पहले जाना है, बाद में जाना है, प्री ऑपरेटिव केयर, पेरी ऑपरेटिव केयर और इंट्रा ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव केयर में थोड़ा बहुत समय लग के 45 मिनट लग सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो ये है, नॉट टू डच, मतलब वेजाइनल वॉश वगैरह जो लेते हैं केमिकल से या फिर कोई पेरिनियल सोप सॉल्यूशन से, पेरिनियल वॉश लिक्विड से, वो नहीं लेना है। और जो भी अगर कोई वेजाइनल मेडिकेशन यूज़ करते हो तो पेसमेकर टेस्ट से पहले वो नहीं करनी है। लेकिन ये जो थर्ड वाला है, टू ब्रिंग सैनिटरी पैड बिकॉज मॉडरेट ब्लीडिंग में अकर, तो ये भी ज़रूरी है। पेशेंट के इंस्ट्रक्शन में पेशेंट को ये भी बोलना चाहिए, लेकिन ये उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी पेशेंट को ये बताना है कि पेसमेकर की टेस्ट के लिए आने से पहले आपको कोई भी वेजाइनल डच या वेजाइनल मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए। ये सबसे अच्छा है ऑप्शन पेशेंट को बताने के लिए, क्योंकि मोस्टली पेशेंट बाकी सब तो समझते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता रहता है कि ये करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द एल्डरली इंडिविजुअल इज एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन देन द मिडिल एज्ड एडल्ट, बिकॉज जो ओल्ड एज के होते हैं, जो एल्डरली होते हैं, जो उनको डिहाइड्रेशन के जो रिस्क होते हैं वो एवरेज जो एडल्ट होते हैं, जो यंग एडल्ट होते हैं, उनके मुकाबले उनको रिस्क चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है कि ऐसे क्यों होता है कि द एल्डरली ड्रिंक लिटिल फ्लूइड, जो बूढ़े लोग होते हैं वो कम पानी पीते हैं। द एल्डरली हैव मोर मसल्स मास, जो कि बूढ़े लोग होते हैं उनके पास बहुत ही मसल्स होती हैं। देयर बॉडी आर ऑलमोस्ट 80% वाटर, की उनकी जो बॉडी होती है उनमें ऑलमोस्ट 80% वाटर होता है। फिर थर्ड में बताया गया है, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म वर्क लेस एफिशिएंसी। तो यहाँ पे जो सबसे सही पॉइंट है वो डी है, कि जो एल्डर लोग होते हैं, एल्डरली होते हैं, उनका जो मैकेनिज्म होता है, उनका जो बॉडी मैकेनिज्म होता है, उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो कम हो गई होती है, इसलिए उनको डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द मेजर न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व इन फ्लूइड बैलेंस आर, जो फ्लूइड बैलेंस में जो मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं वो कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे भी राइट आंसर दिया है कि सोडियम पोटेशियम। जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है उसमें सोडियम पोटेशियम सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है 3.5 MEQ पर लीटर, और ये जो सोडियम होता है इसकी होती है 135 to 145, कहीं कहीं पे 142 या 43 भी दिया जाता है। तो यहाँ पे ये जो मेजर न्यूट्रिएंट पार्ट होता है जो फ्लूइड में इन्वॉल्व, वो सोडियम और पोटेशियम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन एंड हैव रेडनेस बी स्वेलिंग एट द साइट ऑफ IV, द नर्स मस्ट बी। अगर पेशेंट को IV कैन्यूला साइड में रेडनेस हो रहा है और उसको स्वेलिंग हुई है, पेन भी हो रहा है, तो नर्स को क्या करना चाहिए। तो सिंपल सा है कि उसमें और कुछ भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उसके इन्फ्यूजन को बंद करना चाहिए और कैन्यूला को निकाल देना चाहिए। बाद में जो कुछ भी थोड़ा बहुत करना है कर सकते हैं, थ्रोम्बोफोब वगैरह अप्लाई करना। लेकिन
ये प्राइमरी इंटरवेंशन बन जाता है कि इन्फ्यूजन को बंद करना है और कैन्यूला को निकाल देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम इन प्लाज्मा इज, प्लाज्मा में नॉर्मल सोडियम का क्या लेवल होता है, तो यहाँ पे दिया गया है 135 टू 143 MEQ पर लीटर, लेकिन कहीं कहीं पर इसको 135 टू 142 भी दिया रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है उसमें सारे सब कुछ होता है, किसको छोड़ के। ऑप्शन में दिया गया है साइनोवियल फ्लूइड, सॉरी क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ये सारी कैटेगरीज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आती हैं, एक इसको छोड़ के। तो इसके ऑप्शन में दिए गए हैं साइनोवियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड प्लूरल फ्लूइड, ब्लड प्लाज्मा एंड लिम्फ फ्लूइड विद इन द सेल्स, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। तो यहाँ पे जो साइनोवियल फ्लूइड है वो भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है क्योंकि सेल से बाहर होता है। सॉरी ये यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहे हैं क्योंकि हम लोग वेबसाइट से डायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो नेट को बंद नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, सॉरी फॉर इट। जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है वो भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आता है, प्लूरल फ्लूइड होता है वो भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर में आता है, ब्लड प्लाज्मा लिम्फ ये सब एक्स्ट्रा सेल्यूलर में आते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये भी आते हैं, लेकिन फ्लूइड विद इन द सेल्स जो सेल के अंदर है वो एक मेम्ब्रेन में कवर है, तो ये इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आता है, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में नहीं आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल डिफरेंस फैक्टर बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट, कि इनमें से कौन सा बिनाइन और मैलिग्नेंट को टिपिकली डिफरेंस नहीं करता है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल डिफरेंस फैक्टर बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट, कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बिनाइन और मैलिग्नेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट है, तो ग्रोथ रेट आपको पता है कि बिनाइन और मैलिग्नेंसी की ग्रोथ में बहुत डिफरेंस होता है। जहाँ बिनाइन होता है जो स्लो ग्रोइंग होता है, वहीं मैलिग्नेंट जो होता है बहुत ही फास्ट ग्रोइंग होता है। सेल डिफरेंशिएशन में जो बिनाइन होती हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें मल्टीप्लाई नहीं होती हैं, लेकिन जो मैलिग्नेंसी सेल होती हैं बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होती हैं और उनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही अलग अलग तरह से चेंज होता है। कैप्सुलेशन पता है कि ये जो बिनाइन सेल होती है वो कैप्सूल के अंदर होती है, जो मैलिग्नेंट सेल होती है वो कैप्सूल फॉर्म में नहीं होती है, लेकिन जो साइज ऑफ ट्यूमर होता है वो दोनों में सेम होता है, बिनाइन का भी बड़ा होता है, मैलिग्नेंसी का बड़ा होता है। तो हम साइज देख के नहीं पता कर सकते हैं कि ये बिनाइन है या मैलिग्नेंसी है। तो यहाँ पे हमने आपके लिए एक चार्ट दिया है, तो आप ये देख सकते हैं कि बिनाइन और मैलिग्नेंस में क्या क्या डिफरेंस है, और ये एग्ज़ाम में जो नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके एग्ज़ाम में बहुत आता है, और बाकी इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में कवर किया जा सकता है, अगर इंटरव्यू देना हो कि बिनाइन और मैलिग्नेंसी ट्यूमर को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबेंडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, मतलब इनमें से कौन सी सेल्स है जो कौन सी ब्लड सेल्स है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, मतलब बड़ी मात्रा में होती है। तो इसमें है इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट। तो यहाँ पे जो इरिथ्रोसाइट है ये बहुत ही बड़ी मात्रा में पाई जाती है, ब्लड में सबसे ज़्यादा जो सेल्स होती हैं वो इरिथ्रोसाइट्स ही होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वन कार्डियक साइकिल कंप्लीट इज, कि एक कार्डियक साइकिल है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ का जो राइट आंसर है 0.8 सेकेंड, इसमें कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्डियोजेनिक शॉक प्रेसिपिटेटेड बाय, जो कार्डियोजेनिक शॉक होता है वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से होता है। जो बैक्टीरियमिया होता है इसमें सेप्टिक शॉक वगैरह हो सकता है। जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है इसमें कुछ अलग तरह का शॉक भले ही हो, लेकिन ये जो कार्डियोजेनिक शॉक होता है वो कोई कार्डियक प्रॉब्लम होगी उसी वजह से होगा। तो यहाँ पे कार्डियक प्रॉब्लम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को दिया गया है, तो इसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पल्मोनरी एडिमा आर एज फॉलोज एक्सेप्ट, जो पल्मोनरी एडिमा है उनके जो कॉज होते हैं वो इसको छोड़ के सभी हैं। डिज्निया है,
जो पल्मोनरी एडिमा है उसकी वजह से डिस्निया भी हो जाएगा, कफ और एक्सपेक्टोरेशन भी होगा, खांसी और कफ दोनों ही होगा, साइनोसिस होगा मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो पल्मोनरी एडिमा है इसकी वजह से हाइपोटेंशन नहीं होगा, हाइपोटेंशन का कोई भी इसमें वो रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज सीक्रेटेड बाय, जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है वो किसके थ्रू सीक्रेट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ ईएसआई ही नहीं बाकी सारे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है कोरोइड प्लेक्सस, इसकी वजह से इसके थ्रू ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड सीक्रेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द ब्रेन रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट, पॉस्चर एंड बैलेंस, ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो ह्यूमन के जो बॉडी के कोऑर्डिनेशन के लिए, वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट के लिए, पॉस्चर के लिए और उसमें बैलेंस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो सेरिबेलम का हिस्सा है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्रेशन ऑफ फेशियल नर्व इज द टेम्पोरल बोन विल लीड टू, कि जो फेशियल नर्व का कंप्रेशन होता है वो टेम्पोरल बोन के थ्रू होगा। ये मतलब ये किस डिजीज में ऐसे होता है, तो ये बेल्स पाल्सी में होता है। आप देख रहे हैं कि इसका जो फेल्स है इसकी आई भी क्लोज नहीं हो रही है और एक साइड इसके माउथ का ड्रॉपिंग भी हो गया है। जो फेशियल नर्व है एक साइड की कंप्रेस हो रही हैं और ये टेम्पोरल रीजन से शुरू हो रही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो बेल्स पाल्सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द साइज ऑफ विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रीब्यूटेड टू कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, जो बॉडी जो हमारी आई का स्ट्रक्चर है उसमें से कौन सा पार्ट है जो हमारी आँखों को रोशनी के लिए ऑप्टिमाइज करता है। अगर ज़्यादा रोशनी हो रही है तो हमारी जो आँख है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, अगर बहुत रोशनी हो रही हो तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, अगर डिम लाइट में हो तो वहाँ पे डायलेट हो जाती है। तो ये प्यूपिल के थ्रू होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक्यूमुलेशन ऑफ इंडोलिम्फ कॉजिंग डिस्टेंशन एंड इंक्रीज्ड प्रेशर विद इन द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेंसरी सेल्स इन द एम्पुला एंड कॉक्लिया इज, तो इस डिजीज को मैनियर डिजीज कहते हैं। इसमें क्या होता है जो इंडोलिम्फ होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेनस जो लेबिरिंथ होती है उसमें डिस्टेंशन हो जाता है और उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, और सेंसरी सेल्स होती हैं उनमें भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है और इससे कम सुनाई देने लगता है, कान में और भी स्वयं पेन वगैरह और भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसको मैनियर्स डिजीज कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द अमाउंट ऑफ एयर पासिंग इनटू एंड आउट ऑफ लंग ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ब्रीदिंग इज रिफर्ड एट, जो हम सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं। जैसे हम आराम से सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, जो उस अमाउंट में जो एयर को हम लेते हैं और छोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं और ये 500 होती है, 500 ml। ओके। द नर्स इज असाइंड टू अ पेशेंट हु हैज बैक्टीरियल न्यूमोनिया एंड इज अंडर ड्रॉपलेट प्रिकॉशन विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE विल ही और सी, मेल या फीमेल नर्स कोई भी हो सकता है, वियर टू डिलीवर द मील ट्रे। इसमें पूछा गया है कि एक नर्स है जो कि एक ऐसे पेशेंट का काम कर रही है जिसको बैक्टीरियल न्यूमोनिया है और अंडर ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में रखा गया है, क्योंकि आपको पता है जो निमोनिया होती है, जो रेस्पिरेटरी डिजीज होती है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती हैं, सारी ईयरबॉर्न होती हैं। और पेशेंट को अगर मील मतलब उसको खाने की प्लेट देने के लिए नर्स उसके पास जाती है तो उसको कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लेना चाहिए। तो यहाँ पे PPE जो हम लोग कोविड के टाइम पे पहन रहे थे वो PPE किट थी पूरी, जिसमें पूरा गाउन था और उसमें ट्राउज़र गाउन पूरा मिक्स था, हेड कवर भी थे, गॉगल्स भी थे, शू कवर, सारा सब कुछ था, वो सारा किट है। लेकिन इसमें इक्विपमेंट के लिए पूछा गया है कि उसमें से क्या क्या पहनना चाहिए। तो हम जो भी गाउन, मास्क, ग्लव, कवर जो भी हम अपने प्रोटेक्शन के लिए पहुँचते हैं वो पहनते हैं, वो सब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है स्पेशल फिल्ट्रेशन मास्क होना चाहिए।
और ग्लव होना चाहिए जब कोई भी स्टाफ जाए किसी ड्रॉपलेट पेशेंट के पास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेड ऑन द यूनिट हैव रैपिडली फिल्ड एंड द पेशेंट विद बैक्टीरियल निमोनिया इज अबाउट टू हैव ए रूममेट। द रूममेट इज ए पोस्ट सर्जिकल पेशेंट विदाउट अ इन्फेक्शन द नर्स वुड। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत तेज़ी से पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, कभी कभी डबलिंग का सिस्टम चलता है। तो यहाँ पे एक पेशेंट है जो पहले से ही एक रूम में है, लेकिन वो ड्रॉपलेट निमोनिया की बीमारी से पीड़ित है, लेकिन जो दूसरा रूममेट उसी रूम में आ रहा है वो उसको पोस्ट सर्जिकल है और कोई भी इन्फेक्शन उसको नहीं है। तो एक नर्स को क्या करना चाहिए, तो आप यहाँ पे सारे ऑप्शन पढ़ सकते हैं कि नोटिफाई द एडमिटिंग ऑफिस दैट द न्यू पेशेंट कैन नॉट बी हाउस्ड विद ए पेशेंट अंडर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्या नर्स को जो एडमिट करने वाला डिपार्टमेंट है जहाँ से पेशेंट एडमिट होके आ रहे हैं वहाँ पे नोटिफाई कराना चाहिए कि आप जो ये पेशेंट भेज रहे हैं ये पोस्ट सर्जिकल का है और इसको कोई भी इन्फेक्शन की कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन जो पेशेंट पहले से उस रूम में है वो बैक्टीरियल न्यूमोनिया से पीड़ित है और उसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से वो बीमारी स्प्रेड होती है। इसलिए ये अच्छा पेशेंट जिसको इन्फेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। तो ये नर्स की जिम्मेदारी बन जाती है उस डिपार्टमेंट को नोटिफाई कराना। लेकिन यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए हैं, जैसे मेक सर्टेन दैट द कर्टेन अराउंड द न्यू पेशेंट बेड आर फंक्शन आर कम्प्लीटली क्लोज, कि पेशेंट को उसी रूम में रखना है लेकिन आसपास पर्दों से कवर कर देना है। तो ये कोई बहुत बड़ा प्रिकॉशन नहीं हुआ अगर कोई ईयरबॉर्न डिजीज है तो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में बताया गया है कि नॉट टू वरी बिकॉज दिस रूम हैज़ इट्स ओन ईयर रूम फिल्ट्रेशन सिस्टम, कि कोई भी चिंता की बात नहीं है उस रूम में फिल्ट्रेशन सिस्टम ये सब है। अगर हॉस्पिटल में बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है, लेकिन ये भी आंसर राइट नहीं है। फिर नेक्स्ट में ऑप्शन दिया गया है कि सिंपली प्रिपेयर द यूनिट फॉर द अराइवल ऑफ द न्यू पेशेंट, कि कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप से जो पेशेंट आ रहा है उसके लिए बेड तैयार कर देना और उसको लिटा देना है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि यहाँ का जो राइट आंसर है क्या है। भले ही इस तरह के इस तरह के आंसर कहीं भी थ्योरी में ना लिखे हों, लेकिन प्रैक्टिकल से इतना तो नॉलेज हो जाता है कि किस टाइम पे कैसे डिसीजन लेना चाहिए, किस टाइम पे किस तरह का आंसर देना चाहिए। तो आप अपनी खुद भी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से सोच सकते हैं कि आंसर ये इसी कंडीशन का आंसर आपको कैसे करना है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट और इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको इस पूरी सीरीज को समझने में कुछ भी दिक्कत आई हो, आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हुआ हो या कोई भी पैटर्न अच्छा नहीं लग रहा है, आप उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारी पीपीटी से पढ़ाने वाला मेथड अच्छा लगता है या इससे वेबसाइट से डायरेक्ट पढ़ने का मेथड अच्छा लगता है, दोनों में से आपको जो भी पसंद हो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम उसी पैटर्न को ज़्यादा यूज करेंगे। तो फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंसीडरिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन ए रिजर्वायर माइट बी, जो इन्फेक्शन का चेन है जो चल रहा है, तो रिजर्वायर कैसे हो सकता है। ए अनइन्फेक्टेड पेशेंट, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, एटिक कैरिंग लाइम डिजीज, या कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई। अगर कोई गंदा पानी या कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई होता है तो उससे जो इन्फेक्शन का चेन है वो रिजर्वायर के जैसे चलता रहेगा। तो इसको यहाँ पे कट करना पड़ेगा, जो हाइजीनिक वाटर सप्लाई बहुत ज़रूरी है। तो ये थे हमारे ESIC 2019 जो कि 26 फरवरी हुआ था, उसमें से लिए गए ये 30 क्वेश्चन थे। इसी सीरीज को हम इसी 31 क्वेश्चन से लेके और कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पेपर डालेंगे, तो आप हमारी वेबसाइट पर भी आके पढ़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, या आपको कोई भी पैटर्न आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, आपको कोई भी पैटर्न चेंज कराना हो, जो भी आपके मन में हो, कुछ सुझाव देना चाहते हो तो आप ज़रूर दीजिए, उस पर हम ज़रूर ध्यान देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच।